पैलेस्टाइन लैंड का ऐसा क्या मसला है जो सारी कंट्रीज मिलके भी इस इश्यू को सॉल्व नहीं कर पा रही? एक ऐसा शहर जिसे क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज अपना बनाना चाहते हैं। 7 अक्टूबर का वाकया, क्या ये भी कोई सोची समझी चाल थी जिसे जवाब बना के आज इसराइल इतने जुल्म कर रहा है? और जब हमास ये जानता था कि इसराइल पलट कर वार जरूर करेगा, तो हमास ने इतना बड़ा अटैक किया कैसे? आज के टाइम में जब इतने सारे आलमी इदारे इतने मजबूत हैं, तो इसराइल को ये सब करने से रोक क्यों नहीं रहे? इस सब में अमेरिका का क्या किरदार है? और इस सब के बाद ईरान और बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या वाकई यहाँ पे तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होने जा रही है? कैसे इसराइल का बनाया हुआ हमास आज इसराइल पे ही इतना भारी पड़ रहा है? और वो कौन सा फैसला था जिससे इन दो कौमों के बीच कभी न खत्म होने वाली जंग शुरू हो गई? इसराइल एक ऐसा मुल्क जिसकी दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन है, लेकिन ये कंट्री एक ऐसी जगह पे है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जहाँ हजारों सालों से लड़ाई चली आ रही है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा मसला है जिसकी वजह से हजारों सालों से ये लोग लड़ रहे हैं? और आए दिन इस एरिया में जब न्यूज आती है तो आप सुनते हैं हमास, गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, ये सब क्या है? और ऐसा क्या रीजन है कि सारी दुनिया के लोग मिलके भी इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे? आज की इस वीडियो में हजारों सालों से चली आ रही इसराइल और फलस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को पॉलिटिकली और रिलीजियसली एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये टॉपिक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम न्यूट्रल रह के सिर्फ फैक्ट्स और हकाइक पे बात करें और आपको ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये है इसराइल, और ये जो एरिया दो अलग अलग हिस्सों में है, ये है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। ये पैलेस्टाइन कहलाता है। और ये जो एरिया आप बीच में देख रहे हैं, ये है जेरूसलम। ये वो शहर है जिसको लेके दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब के लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। ये शहर तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस सब की शुरुआत होती है 1047 BC से, जब ये मुल्क किंगडम ऑफ इसराइल हुआ करता था। और इस मुल्क के बादशाह थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहाँ पे ज्यूज रहा करते थे और किंगडम ऑफ इसराइल का कैपिटल था जेरूसलम। इसी शहर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज्यूज का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, जिसे हैकल सुलेमानी या टेम्पल माउंट कहा जाता है, जहाँ ज्यूज अपनी इबादत किया करते थे। इसके बाद 586 BC में बाइबलोनियन आते हैं और इस हैकाल सुलेमानी को तोड़ देते हैं। फिर पर्शियन आते हैं, वो उस टेम्पल को दोबारा तामीर करवाते हैं नए सिरे से, और इस बार इसका नाम सेकंड टेम्पल रख दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है रोमन एम्पायर की। वो शहर पर कब्जा करके इस टेम्पल को दोबारा गिरा देते हैं और इसकी बस एक दीवार बचती है, जिसे दीवार गिरिया भी कहा जाता है। और आज के ज्यूस इसी दीवार की तरफ रुक करके अपनी इबादत करते हैं। रोमन एम्पायर के कब्जे के बाद कुछ ज्यूस यूरोप चले जाते हैं और कुछ को मार दिया जाता है, और कुछ ही खानदान बाकी रह जाते हैं ज्यूस के वहाँ पे। उन्हीं में से एक खानदान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और यहाँ से क्रिश्चियनिटी का आगाज होता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम ज्यूस को क्रिश्चियनिटी की दावत देते हैं, लेकिन ज्यूस को ये बात पसंद नहीं आती। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटका देते हैं, और यहूदियों का ये मानना है कि उस वक्त उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन इस बात से मुत्तफिक हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया था। और इस वाक़े को लेकर तब से अब तक ज्यूस के लिए काफी सारे नेगेटिव सेंटिमेंट बन गए। इवन आज की डेट तक ज्यूस को इस चीज का ब्लेम किया जाता है। साल 306 में रोमन एम्पायर के रूलर बनते हैं कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। वो रोमन एम्पायर के किंग बनते ही क्रिश्चियनिटी मजहब को अपनाते हैं, और उनके क्रिश्चियन बनते ही पूरे रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी फैलती चली जाती है। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, साथ ही ज्यूस के खिलाफ नफरत भी फैलती चली जाती है, और इनके दौर में ज्यूस के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तब ज्यूस रोमन एम्पायर छोड़ के पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को सलीब पर से उठा लिया गया था, वहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्चर बनवाया, और जहाँ पे ये चर्च बनवाया गया वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था हैकल सुलेमानी वाले एरिया से। फिर आता है 638 ईस्वी, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोमन्स को शिकस्त देके जेरूसलम को फतह करते हैं। और जेरूसलम के फतह होते ही जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किबला अव्वल तामीर किया था, वहाँ पे मस्जिद अक्सा तामीर की जाती है। और उसके बिल्कुल सामने जहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर पैर रख के मिराज पे तशरीफ ले गए थे, वहाँ द डोम ऑफ द रॉक बना दिया जाता है। ये रहा डोम ऑफ द रॉक, ये है मस्जिद अल अक्सा, और ये रही वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया, और यहाँ पे है द होली सेपल्चर। ये 37 एकड़ का जो एरिया है, ये दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तीनों मज़ाहिब के लोग ये मानते हैं कि इस एरिया में से एक बादशाह आएगा
जो हक और बातिल का फैसला करेगा। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, जबकि यहूदी ये मानते हैं कि हैकाल सुलेमानी को जब तीसरी मरतबा तामीर किया जाएगा तो हमारा बादशाह आएगा, जिसमें वो दज्जाल को उस बादशाह के तौर पर देखते हैं। इसलिए दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब के लोग इसे अपना बनाना चाहते हैं। अब आ जाता है साल 1891। उस वक्त फलस्तीन का ये एरिया ऑटोमन अम्पायर से कंट्रोल में था। ऑटोमन अम्पायर यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे एरिया पर फैली हुई थी, जिसे सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को ऑटोमन से आजाद करवाना चाहते थे। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन के दुश्मन यानी ब्रिटिश अम्पायर से जा मिले और बगावत कर दी। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो ऑटोमन के खिलाफ जंग में उनकी मदद करेंगे तो वो मिडिल ईस्ट में उनको एक आजाद मुल्क बनाकर देंगे। ऐसा ही एक वादा इन्होंने ज्यूस के साथ भी किया कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर ज्यूस हमारा साथ देंगे तो आपको एक अलग ज्यूस देश बनाकर देंगे। ज्यूस एक ऐसी कौम थी जिसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनकी अपनी कोई कंट्री नहीं थी। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाते थे। यूरोप में रहने वाले ज्यूस पहले ही इतनी मुश्किल में थे, अब वो जहाँ भी रहते उनको नफरत की निगाह से देखा जाता। उस टाइम यूरोप में रहने वाले ज्यूस पैलेस्टाइन में एक अलग देश की मांग करते हैं और उनकी तरफ से एक मूवमेंट भी चलाई जाती है जिसे ज़ियोनिज्म का नाम दिया जाता है। उनका मानना था कि यूरोप में रहने वाले ज्यूस को अगर सुकून की जिंदगी चाहिए तो उन्हें पैलेस्टाइन में एक अलग मुल्क बनाना होगा। देखते ही देखते दुनिया भर के ज्यूस फलस्तीन का रुख करने लगे। उन्हें अपनी कम्युनिटी की तरफ से फंडिंग की जाने लगी कि वो फलस्तीन में बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और प्रॉपर्टीज बना सकें। साल 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम तक ऑटोमन अम्पायर को बुरी तरह शिकस्त होती है और ब्रिटिशर्स फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लेते हैं। 2 नवंबर साल 1917 ब्रिटिश एम्पायर के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश ज्यूज कम्युनिटी के हेड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ज्यूज फलस्तीन में आकर अपनी एक आज़ाद कंट्री बना लें और उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सब के लिए उनका भरपूर साथ देगी और साथ ही ये भी कहा गया था कि यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। असल में ब्रिटिशर्स का अपना भी एक मकसद था इस सब के पीछे। वो चाहते थे ऑटोमन्स के जाने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनका इत्तेहादी बनकर। इसलिए उन्होंने ज्यूस को ये यकीन दिलाने के बाद कहा कि वो अपनी एक अलग कंट्री बनाए, लेकिन बदले में ब्रिटिशर्स ने भी उनसे एक वादा लिया था। वो ये कि ज्यूस अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा ब्रिटिश के इत्तेहादी रहेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो पैलेस्टाइन का एरिया था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया और ब्रिटिशर्स ने ज्यूस से अपना किया हुआ वादा पूरा किया, यानी उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना के देना। यहाँ से इजराइल वजूद में आता है, लेकिन काफी सारी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। अरब में रहने वाले लोगों का मानना था कि फलस्तीन में अलग कंट्री बनाने से पहले हमसे नहीं पूछा गया। साल 1919 में आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरियल लिखा जिसमें उनका कहना था कि अरब में पहले से रहने वाले लोगों से उनकी रजा पूछने की जरूरत नहीं। इजराइल में आने वाले ज्यूज ने ब्रिटिशर्स की मदद से एक छोटी सी आर्मी भी बना ली जिसे हगाना कहा जाता है। उस टाइम अरब के लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर्स हमारी आज़ादी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उल्टा हमारी ज़मीन ज्यूज को दिए जा रहे हैं। चंद सालों के लिए तो वहाँ के मुकामी लोग खामोश रहे, लेकिन साल 1937 में उन्होंने आवाज उठाना शुरू की। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था तो ब्रिटिशर्स के सामने आवाज उठाने का एक ही मतलब था, गद्दारी। ऐसा करने पर आवाज उठाने वाले लीडर्स को कड़ी सजाएं दी गई, कुछ जला वतन किया गया, कुछ फांसी दे दी गई। लेकिन ऐसा करने के बावजूद लोगों ने स्ट्राइक खत्म नहीं की और मामला और बिगड़ते चले गए। ये सब देखते हुए ब्रिटिशर्स ने एक फील्ड कमीशन बनाने का फैसला किया जिसका मकसद था पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। ये सॉल्यूशन भी काम ना आया और अरब के लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आवाज तो उसी बात पे उठाई जा रही थी कि पैलेस्टाइन डिवाइड ही क्यों हो रहा है। जब हालात और ज्यादा बिगड़ रहे थे तो साल 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फैसला करती है। ये फैसला फलस्तीन की 20 साल तारीख को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। इस फैसले में सबसे पहले पील कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे फलस्तीन के लोग एहतजाज खत्म कर देते हैं। इसके अलावा फलस्तीन में नए आने वाले ज्यूज पे पाबंदी लगा दी गई और जो पहले से ज्यूज मौजूद थे वहाँ उन्हें भी फलस्तीन की ज़मीन खरीदने से रोक दिया गया और साथ ही फैसला किया गया कि फलस्तीन को अगले 10 सालों में इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए और वही ज्यूज की भी कंट्री हो। इस फैसले से फलस्तीन के लोग तो बहुत खुश हुए, लेकिन ज्यूज कम्युनिटी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और फलस्तीन में रहने वाले ज्यूज लोगों ने ब्रिटिशर्स पर हमला करना शुरू कर दिए, जिसमें काफ़ी सारे लोकल फलस्तीनी भी मारे गए। ज्यूस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट जारी ही था कि उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। इस जंग ने दुनिया के 6 करोड़ अफराद की जान ले ली। लेकिन इस जंग में यूरोप की ज्यूस कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया भर के ज्यूस आज तक नहीं भूल पाए। इस जंग में नाजी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख यूरोपियन ज्यूस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े को ज्यूस हॉलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। 1941 से लेकर 1945 तक हिटलर ने यूरोप में रहने वाले 66% ज्यूस का कत्ल कर दिया था और बाकी जो ज्यूस रह गए थे उनके पास पैलेस्टाइन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
उन्होंने ब्रिटिशर्स की लगाई पाबंदियों के बावजूद पैलेस्टाइन माइग्रेट करना शुरू कर दिया। पैलेस्टाइन में अभी तक ज्यूस और ब्रिटिशर्स की लड़ाई जारी थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिशर्स थक चुके थे, उनमें इतनी ताकत बाकी नहीं रही थी कि फलस्तीन में भी जंग को जारी रखा जा सके। लिहाजा उन्होंने फलस्तीन को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना बनाया हुआ मसला यूनाइटेड नेशन के मत्थे मार दिया कि तुम ही अब इसका कोई हल निकालो। यूनाइटेड नेशन ने क्या हल निकाला और आज ऐसा क्या हुआ कि इजराइल और फलस्तीन के बीच की जंग वर्ल्ड वार 3 का सबब बन सकती है? और हमास ने सब कुछ जानते हुए भी इजराइल पर अटैक क्यों किया? क्या हमास को वाकई इजराइल ने बनाया था? इन सब सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में।